जो हमारा दरअसल ये रोल है उस ताल्लुक से हम रिसर्च और तालीम का जो मामला है वो स्टूडेंट टीचर के दरमियान ही महदूद रह गया है। और उस रिसर्च या उन तमाम रिसर्च को कैसे हम अमली जामा पहनाए, इस तरह से हम उसे पेश करें दुनिया के सामने, जिसके जरिए हम ये कह पाए कि हमने रिसर्च किया है। You all have till now you all passed through a journey that was telling you about how to do research, what is research, what are the types of research, what are the sources of research. But once you have done the research, what do you do about that? Once you have finished the research, how do you tell the world that I have done some kind of research? वो कौन सी कोशिश है हमारी जिसे हमें अपनी तमाम कोशिशों के जरिए हासिल किए हुए फायदे को देखने में दुनिया तारीफ करे। और आप और हम तमाम लोग इंसानी फितरत, हमारी इंसानी फितरत ये है कि हम कोई काम करते हैं, कोई कोशिश करते हैं, तो हमें उम्मीद रहती है कि हमें अप्रिसिएशन मिले, हमें उसकी रिवॉर्ड मिले। अप्रिसिएशन मुख्तलिफ किस्म की होती है, लेकिन वो अप्रिसिएशन जो लंबे दौर तक हमारी जिंदगी में साथ रहे, तो तभी मिलती है जब वो लिखी जाती है। जब वो लिख कर हम किसी के सामने पेश करते हैं कि मैंने ये काम किया है, और उसके एवज में लोग कहते हैं हाँ आपने काम किया है, लेकिन कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, कुछ गैप्स भी हैं। और ये तसलसल, ये कंटिन्यूटी दरअसल रिसर्च का ही नाम है। मैंने एक सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको एक पहला स्लाइड रखा है। मार्गरेट मीड एक बहुत मशहूर सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उनके उस पब्लिकेशन के जरिए हमें ये मालूम होता है कि ऑलमोस्ट 100 साल है ना, 2024 में है हम। 100 साल पहले किसी ने एक ऐसे रिसर्च के बारे में अपना कदम उठाया जिसके बारे में दुनिया में लोगों को पता नहीं था। और उन्होंने ये तब बताने की कोशिश की जब हमें इस बात का इल्म ही नहीं था कि किसी भी ऐसे समाज में जब हम मौजूद रहते हैं, हम एक्सपीरियंशियल नॉलेज के जरिए पता कर लेते हैं वो समाज क्या है, समाजी ताने बाने क्या है। लेकिन दुनिया के अलग अलग कॉन्टिनेंट में क्या काम हो रहा है, मार्गरेट मीड की किताब 100 साल पहले रिसर्च के जरिए आई थी, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उनके 2 से 3 साल के सफर को एक किताब के जरिए मालूम हो जाएगा। मार्गरेट मीड आप याद रखिए, तमाम सोशल साइंस के स्टूडेंट को, खास तौर से सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को धर्म ग्रंथ के जैसा है ना, एक रिलीजियस टेक्स्ट की तरह पढ़नी चाहिए। कई सारे ऐसी किताबें हैं, उनमें से ये एक किताब है जिसे हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। सो व्हाट डू वी मीन बाय रिसर्च मेथड्स? मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। ये आखिरी सेशन है, इसीलिए रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग हमने आखिरी सेशन में डिपार्टमेंट के तमाम कमेटी के लोगों ने रखा है। रिसर्च मेथड, सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड क्या है? मेथड वो है जिसे हम तरीका कहते हैं, है ना? कोई काम करने के तरीके, जैसे हम आपसे गुफ्तगू करने के कुछ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको लग रहा हो बड़ा अच्छा है या बहुत बेकार सा है, दोनों ख्याल आ रहा होगा। माइक भी है, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, और इसको स्लाइड्स के जरिए आपके सामने पेश की जा रही है। ये तरीका है, हम लोगों के साथ कैसे बात कर रहे हैं, इसे तरीका कहते हैं। रिसर्च में मेथड जो है वो क्या है? तरीका है। और मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी उस तरीके को दरअसल मुकम्मल करने की पूरे साइंस को कहते हैं। आप उस तरीके को कैसे करेंगे? वरना हर कोई कर लेता रिसर्च, हर एक के हाथ में रिसर्च के हथियार होते, लेकिन हर एक के पास वो रिसर्च के हथियार नहीं है। उन्हीं खास लोगों के पास है जिन लोगों ने इस ट्रेनिंग को, इस इल्म को, इस नॉलेज को हासिल किया है। So understanding the entire science of doing some research is basically science. And in other words, what do we call epistemology of knowledge, epistemology of doing any research? तो वो epistemology है जो ज्ञान की दुनिया है, इल्म का जो पूरा सागर है, वो दरअसल मेथोडोलॉजी है। तो आप रिसर्च आपने अभी तक देखा, सभी लोगों ने कहा मेथड्स क्या होते हैं, और बीच बीच में मैं देख रहा था तमाम सेशंस में मेथोडोलॉजी भी बता रहे थे, रिसर्च में मेथोडोलॉजी की अहमियत क्या है। और पूरे इस वर्कशॉप को अगर आप एक कैप्सूल में रखना चाहेंगे तो हमने टाइटल ही रखा है रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप फॉर राइटिंग डिसर्टेशन। व्हाई डू वी कॉल इट मेथोडोलॉजी? बिकॉज़ हम लोग दोबारा सीख रहे हैं जो हमने पढ़ा है कि रिसर्च करने के क्या साइंटिफिक तरीके हैं, क्या रैशनल तरीके हैं जो मजबूती से हम किसी के सामने पेश कर सकते हैं। वो रिसर्च
जो दुनिया के सामने खड़ी नहीं हो सकती, वो रिसर्च रिसर्च नहीं है। दरअसल वो कुछ और होगा। हम आखिरी के एक स्लाइड में बताएंगे वो कौन सी रिसर्च होती है। स्लाइड का मैंने इस्तेमाल बस आपकी निशानदेही के लिए की। मैं यूं ही बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी मेथड एक अच्छा है जिसके जरिए आपके रिटेंशन लेवल को जुमे से पहले हम जिंदा रख पाए। सोशियोलॉजिकल रिसर्च मेथड में हम क्या क्या आपने सीखा अभी तक? आपने देखा बार बार डेटा कलेक्शन की बात हो रही थी। आपने ये देखा होगा कि डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, जिसमें आप क्वालिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, जस्ट अभी प्रोफेसर शाहिद रजा क्वांटिटेटिव मेथड्स बता रहे थे। और साथ साथ वो तमाम कोशिश दरअसल होता है नई बातों को उजागर करने का, उन नई चीजों को हम दुनिया के सामने पेश करने की, सो दैट आवर रिसर्च इज वेरी डिफरेंट, इनोवेटिव, न्यू एंड यूजफुल टू द सब्जेक्ट, यूजफुल टू द वर्ल्ड, राइट? और नॉलेज बॉडी। क्यों कोई काम कोई करते हैं, दुनिया में कोई भी इनिशिएटिव जब लेते हैं, देयर इज अ फीलिंग दैट आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, और वो कोशिश दरअसल रिसर्च मेथड्स में हम हर बार करते हैं। आपकी तमाम डिसर्टेशन की जो कोशिश होगी अभी, अब आप लोग सिनॉप्सिस लिखने वाले होंगे आने वाले दिनों में, यही दिमाग में उधेड़-बुन यही चल रहा होगा कि मैं कौन से मौजू पे काम करूं, और पूरा उलझा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है कौन। वरना तो शोध गंगोत्री में लाइब्रेरी में बहुत डिसर्टेशन पड़ा है, आप जाके उठा के उसी पे रिसर्च कर लेते। नहीं, आप सबकी कोशिश ये है कि लेट अस डू समथिंग व्हिच इज वेरी यूजफुल, व्हिच कैन ऐड अ वैल्यू इन माय लर्निंग एंड टू द बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट? दो ही चीज होती है। इसीलिए सोशियोलॉजिस्ट और तमाम सोशल साइंसेस के लोगों का एक पैटर्न है कि रिसर्च कैसे करना है, और ये हमने पिछले 2 ढाई दिनों में आपने इसको सीखा है, राइट? और इसको क्विकली अगर आप देखिए, वापस जहन में ले जाएं, आपने क्या देखा? आपने देखा रिसर्च किस पे करते हैं? किसी एक सोशल फेनोमेना, किसी एक इंसिडेंट, है ना? कोई एक मसला है, समस्या है, फेनोमेना है, इस पर हम रिसर्च को कहते हैं डॉरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो एक रिसर्चर कहता है नहीं, डॉरी इज इमर्जिंग इनटू न्यू फॉर्म्स। लोग कहते हैं नहीं नहीं, डॉरी हम नहीं लेते हैं, लेकिन हैदराबाद बहुत महंगी जगह है, अपने फैमिली के लिए, अपने अपनी होने वाली बहू के लिए, आपको या अपने दामाद के लिए आप क्या करेंगे? एक घर तो दे दीजिए ताकि वो आराम से रह पाए, वो हमारे लिए नहीं है, वो एक नए शहर में होगा। तो डॉरी की शक्लें बदल गई हैं, है ना? नाम बदल गया है, नोमेनक्लेचर बदलते जा रहे हैं। अब उस पे लोग रिसर्च नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ वी हैव डन थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च ऑन डॉरी, डॉरी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, थाउजेंड्स ऑन थाउजेंड्स रिसर्च। लेकिन उसकी नई नई न्यू न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ डॉरी व्हिच इज टेकिंग न्यू फॉर्म्स, कौन करेगा? वो हमारी जिम्मेदारी है, राइट? उसके लिए सोचने की जरूरत है। इसमें उन तमाम सोशल इंसिडेंट्स में, फेनोमेना में वी हैव टू यूज सम थ्योरी। कल या परसों पहले दिन बात हो रही थी थ्योरी और रिसर्च, थ्योरी और अप्रोचेस में क्या फर्क है, राइट? थ्योरी दरअसल वो परखी हुई या परखा हुआ तौर तरीका है जिसे दुनिया के सामने किसी एक रिसर्च एकेडमिया ने प्रूफ किया है कि सीढ़ियों से चलने के बाद आखिरी मंजिल में जब पहुंचेंगे कमिटी रूम होगा। दिस प्रूवन वे ऑफ यूजिंग स्टेयर, राइट? सो व्हेन देयर इज अ प्रूवन वे ऑफ डूइंग सम रिसर्च, इट रिजल्ट इनटू अ थ्योरी। सो यू हैव टू यूज थ्योरी और सम काइंड ऑफ रिसर्च। अगर आप थ्योरी और रिसर्च यूज नहीं करेंगे या किसी भी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को यूज नहीं करेंगे, तो आपके रिसर्च कमजोर रिसर्च कहा जाएगा, आपके रिसर्च को एकेडमिक रिसर्च नहीं कहा जाएगा, आपके रिसर्च को वो रिसर्च कहा जाएगा जिसे एकेडमिक इदारों में, तालीमी इदारों में नहीं करते हैं, कोई और भी करता है, और जहाँ पे थ्योरीज की जरूरत नहीं होती है। मैं इन बातों पे नहीं जा रहा हूँ, हाइपोथेसिस क्या है, रिसर्च डिजाइन है, लेकिन ये फ्रेम है, जस्ट रिकॉल दैट when we are doing some research. नाउ रिपोर्ट की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। जब हम कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो आपको मुसलसल इस बात की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, वो रिसर्च दरअसल साइंटिफिक है ना, साइंटिफिक है। और वो साइंटिफिक जो मिजाज हमने स्कूल में सीखा उसको तोड़ दो। अब आप हमें इस वक्त डिकंस्ट्रक्ट करना है। हमने स्कूल में क्या सीखा, 12th में क्या सीखा? अगर आपने साइंस पढ़ा होगा, एक केमिकल केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स का लैब है जहाँ पे हम कमरे, बंद कमरे में कुछ कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और तमाम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं क्या हो रहा है। हमने वो एक लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट करें जिसे हम हमेशा साइंस समझते हैं, जिसे हमेशा हम साइंटिफिक समझते हैं।
लेकिन पूरा सोशल साइंसेस दरअसल उस कमरे के बाहर जिंदा है दुनिया में, समाज के दरमियान, समाजी जिंदगी के दरमियान। तो जो रिसर्च फेनोमेना ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे हमें साइंटिफिक मिजाज के साथ शुरू करना है ना। मैं अगर कुछ भी इस वक्त आपके सामने कहूँ आप नहीं मानेंगे, मुझे यकीन है 100%, 100% से ज्यादा है। अगर मैं कहूँ इस कमरे में घोस्ट आ गया है, भूत आ गया है, सम सोल आ गया, यू विल नॉट बिलीव इट, है ना। क्योंकि यहाँ जो बसा हुआ है, यहाँ जो हमें डोमिनेट कर रहा है, दिस डोमिनेटिंग आइडिया इज बेसिकली साइंटिफिक, मोर रैशनल। So you would say, no, no, this is all irrational. It is non-scientific. We don't believe. Even if you believe, this institution doesn't help you to believe that. Right? So scientific, the questioning yourself with a scientific frame becomes very important to begin for doing some research and moving for academic research writing. So research हम करते हैं, क्वेश्चन सवाल पूछते हैं, रिसर्च के तमाम सवालों को संभालते हैं, क्यों कर रहे हैं, उन सवालों को हम डिजाइन देते हैं, उसको हम रिसर्च स्टडी का नाम देते हैं या तहकीक करते हैं। We go to the field, collect data, right, and we draw some conclusion. So now I believe all of you have gone to the field. पिछले 2.5 दिनों में आप लोग फील्ड में गए, आपने बहुत से लोगों से सवाल पूछा, आप लोगों ने अभी साहिल सर बता रहे थे, तो क्वेश्चन आया, सवालनामा, इंटरव्यू शेड्यूल दिखा रहे थे, आपको भरना था, यस नो, बहुत सारे कॉलम्स थे। तो आप समझो कि आपने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपने डेटा हासिल कर लिया, अब क्या करेंगे, अब उसका इस्तेमाल क्या है, और उसी के इस्तेमाल करने के आखिरी मरहले को, द लास्ट स्टेप ऑफ दिस research process is drawing conclusion and writing into a format, and that format is very important. So what is that? There is a small caution report. What is that? We call it report. Report तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे, रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट के मायने क्या है, रिपोर्ट का इस्तेमाल कौन करता है, राइट। रिपोर्ट कुड बी एनीथिंग, मेनी अदर थिंग। हर दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें रिपोर्ट आता है, आज हैदराबाद में एक बाढ़ आने की वजह से पूरा इलाका डूब गया है, 100 घर को नुकसान हुआ है, तो एक न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट रिपोर्ट करता है, राइट, दैट इज आल्सो रिपोर्ट। बट देयर आर आल्सो रिपोर्ट व्हिच इज बेसिकली अ साइंटिफिक रिपोर्ट ऑन व्हिच यू कैन रिलाई। न्यूज़पेपर पे 100% लोग रिलाई नहीं करते, क्यों नहीं करते, कहते हैं ये बायस्ड होंगे, ये अपना ख्याल भी लिख दिए होंगे, ये पूरी तरह से फैक्ट को परख के जांच कर अपने से मुतमईन होने के बाद उसने पेश नहीं किया, उसकी परवाह नहीं करते, बस उन्होंने जो देखा इमीडिएटली थोड़े से वक्त में वो रिपोर्ट की शक्ल में पेश कर देते। सो वी हैव न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, यू कुड हैव मेनी अदर रिपोर्ट्स। आप लोग यूनिवर्सिटी, आप तमाम लोगों में से कितने लोगों ने सेंसस ऑफ इंडिया को नहीं देखा है, मर्दमशुमारी की जो रिपोर्ट है, देखा है, या कितने लोगों ने देखा है सेंसस ऑफ इंडिया का जो डेटा है? क्विकली हाथ उठाइए। सुने तो है सब? आप लोगों का नाम शामिल हुआ भी होगा पहले 2011 में, अब 21 वाला बाकी है और शायद 2024 के आखिर में हो जाए। सेंसस ऑफ इंडिया इज द ऑफिशियल रिपोर्ट अबाउट people of India, about the resources of India, about everything which is existing as a resource, human and non-human, and which is useful for the human society, right? So it also gives idea about house, sanitation, roads, electricity, right? तो पानी है नहीं है, ये नॉन ह्यूमन है, लेकिन हमारे इंसानी समाज में जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी भी डेटा रहती है उसमें। तो दिस इज ऑफिशियल रिपोर्ट। ये तमाम रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, तो हम क्यों लिखना चाहते हैं रिपोर्ट, और क्यों अगर कोई स्टूडेंट रिपोर्ट लिखता है तो बड़ा सीनियर प्रोफेसर इंडिया का या मानव का क्यों पढ़ेगा आपके रिपोर्ट, राइट? एक सवाल आता है, क्यों मैं आपके रिपोर्ट को पढ़ूं? मेरे अंदर क्यूरियोसिटी इसलिए आएगी क्योंकि हर रिपोर्ट की एक कोशिश होती है कुछ नयापन लाना, और यही उम्मीद रहती है पढ़ने वाले की, देखता हूँ इसलिए क्या लिखा हो, और हम उस नई बात को ढूंढने के लिए पूरा 30, 40, 50, 60 पेज पढ़ लेते हैं। कई बार मालूम होता है कुछ मिला ही नहीं, और कुछ रिपोर्ट्स में इतनी सारी चीजें मिलती हैं कि उसे लगता है चलो इसको यूज करते हैं, इसे इस्तेमाल करनी चाहिए। सो दोज आर बेसिकली सिंसियर एकेडमिक reports. Therefore, report is a writing of a study which is being done by the researcher on the actual situations in the life, right?
आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ सोशल साइंसेज रिसर्च, हम अब लैब की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं रिपोर्ट दरअसल वो है जो किसी भी तहकीक पर, किसी भी रिसर्च की बुनियाद पर मुनहसर है, डिपेंडेंट है, और उसके आउटकम को पेश करने की कोशिश को रिपोर्ट कहते हैं। ओके, वो रिपोर्ट की जो बात है वो दरअसल आप बहुत सारे डिक्शनरी भी पढ़ेंगे तो आपको वही मिलाई देगा। लेट अस सी ऑक्सफोर्ड ये कहती है, ये इंसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी में इसका इस्तेमाल क्या है, एक किसी भी जो वो तमाम नताइज जिसे रिसर्च के जरिए हासिल की गया है उसका स्टेटमेंट लोगों के सामने पेश करने को भी रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन पेश करने का तरीका अलग हो सकता है। ये कहा जाएगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड यूक्रेन एंड मेट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूक्रेन, राइट। सोशल साइंस के रिसर्च कहेंगे द प्राइम मिनिस्टर हु वाज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया with the majority votes, he was representing the country sentiment, the emotions to another nation which is very different and socio-culturally entirely located in different location, right? सोशल साइंसेस में लिखने का नौयत बदल जाएगा, जुबान बदल जाएगी। न्यूज़पेपर वाला क्या कहेगा, ना वर्ब का ख्याल रहेगा, ना नाउन का ख्याल रहता है, ना सेंटेंस का ख्याल रहेगा, बस वो मैसेज देना चाहती है। इसीलिए न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग और हमारी रिपोर्टिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, और वो ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना हम फंस जाएंगे। ओके, रिपोर्ट की बहुत सारी किस्में हैं, आपको मैं ऑलरेडी कह रहा था। टेक्निकल रिपोर्ट्स हो सकती हैं। अब ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग पे हम बैठे हैं, जब बिल्डिंग बनती है, बनने से पहले वो जियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स, तमाम टेक्निकल इंजीनियरिंग साइंस के लोग मिलते हैं, बैठते हैं कि जमीन कैसा है, जमीन पे बिल्डिंग बन सकती है, कितने फ्लोर की बन सकती है, और कितने सालों तक ये बिल्डिंग जिंदा रहेगी। ये तमाम का सर्वे करते हैं, जमीन के अंदर भी देखते हैं जियोलॉजिस्ट कि वो जमीन कैसा है, और एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं टेक्निकल रिपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, हम सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो टेक्निकल रिपोर्ट पेश करेगी एडमिनिस्ट्रेशन सामने, उसे वो इम्प्लीमेंट करेगी। हमें रिसर्च करने के लिए दिया जाएगा तो हम यूनिवर्सिटी को पूरा एक अपना इल्म मान लेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल लैब मानेंगे, और हम लोगों के साथ रिसर्च करना चाहिए। तो हमारा एकेडमिक रिसर्च है। आखिरी का जो है फील्ड रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट। हम इसी कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा वर्कशॉप कर रहे हैं, एकेडमिक रिसर्च या फील्ड रिसर्च। अब यहाँ पर आप, हमारे तमाम साथी, आप इस अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। अब इसमें आप ये समझे, जो भी काम आपको दिया जा रहा है, जो भी रिसर्च का मौजू आपको मिलेगा या आपने चुना होगा, वो दरअसल एकेडमिक रिसर्च होगा। लाइब्रेरी में बैठ के लाइब्रेरी के तमाम लिटरेचर को पढ़कर, या फिर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी रिसर्च के लोकेशन में जाएंगे, तो रिसर्च रिपोर्ट क्यों करते हैं रिसर्च, और रिसर्च करने के बाद रिपोर्ट क्यों लिखते हैं? ये दो सवाल बहुत अहम हैं। सफर क्यों शुरू किया, और सफर खत्म कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं खत्म, राइट। ये खत्म तभी होता है जब हम कुछ अपने मकासद को अपने जहन में रखते हैं। हर रिसर्च को अपने जहन में रखनी होती है कि रिसर्च का पर्पस क्या है, रिपोर्ट की हमने प्लानिंग की है नहीं की है, रिपोर्ट के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, नक्शा कैसा होगा, है ना। उसके रिसर्च करने की बात अलग है, लेकिन उसको पेश करने का एक स्ट्रक्चर होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डेटा उसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो मवाद इस्तेमाल कर रहे होंगे, सबको समझ में आए। हम सब तो बार बार पढ़ते हैं रिसर्च लफ्ज कहाँ से आया, सोशियोलॉजी लफ्ज कहाँ से आया, ग्रीक से आया, लैटिन से आया। क्या हम सबको लैटिन और ग्रीक आती है? वी डू नॉट नो। डू वी अंडरस्टैंड लैटिन एंड ग्रीक? नो। जैसे सोशियो इज अबाउट नो society, science, and logos is about studying that, and they are from not Indian languages. So if you do not write report in your own languages, in the language which is useful to the society or the reader, it will be not useful for the any purposes. मैं उसी जुबान में लिख दी है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में हम लोग क्यों मिक्स जुबान वी मेक बाइलिंगुअल, राइट? व्हाई डू वी मेक इट? बिकॉज़ हमारा जो ऑडियंस है मिली जुली ऑडियंस है, और तमाम जुबानों में पढ़ने के बाद हमारी बात ज्यादा अच्छे से बेहतरीन तरीके से पहुंच सकती है। तो रिसर्च रिपोर्ट लिखने का ऑब्जेक्टिव तो है, लेकिन ये बहुत जरूरी है उस जुबान में लिखें जिस जुबान में आपकी ऑडियंस, आपका पढ़ने वाला समझ पाए, राइट। तो अगर हमारा ऑडियंस उर्दू में है, हिंदी में है, तेलुगु में है, तमिल में है, हमें उसी जुबान में लिखनी है। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट वो इंफॉर्मेशन कितना यूजफुल है।
इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की शक्ल में जाए, लेकिन वही इंफॉर्मेशन जाए जो कारामद उनके लोगों के लिए, जो सीखने की चीज होगी। आप रिपीट नहीं करें उन्हीं बातों को जिसे लोगों ने 1000 बार कही। नई बात को लिखें, नई इंफॉर्मेशन, नई मवाद को लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी बात को मैं यहाँ आपके सामने इसमें आप देखें, रिसर्च रिपोर्ट के कई सारे किस्में हो सकती हैं। आप में से कितने लोग इनमें से किसी एक रिपोर्ट से जोड़ पा रहे हैं? कोई जोड़ पा रहा है? रेज योर हैंड्स। इसमें सर्वे, पॉपुलर, टेक्निकल, रिव्यू रिपोर्ट, एनालिटिकल रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट है आप? सर्वे रिपोर्ट, आप केस स्टडी रिपोर्ट, राइट। सो केस स्टडी विच इज फोकसिंग ऑन केस, सर्वे रिपोर्ट भी है, और कुछ वो लोग जो मार्केटिंग फील्ड के होते हैं, मार्केट रिसर्च भी करते हैं, राइट। सो रिपोर्ट्स हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नाउ हम इन दो की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये ज्यादा फोकस दिखेगा आपको। आपको क्या दिख रहा है? थीसिस और डिसर्टेशन। थीसिस और डिसर्टेशन में फर्क क्या है भाई? डू वी डिफरेंशिएट? क्या फर्क है? थीसिस क्या होता है? लार्ज पॉपुलेशन, राइट। ओके, तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में अलग होता है, लेकिन चलो हम लोग हिंदुस्तान में, इंडिया में देखते हैं, हमारे पास थीसिस क्या होता है? थीसिस सिंपली ये होता है ना, जैसे आप थीसिस कहते हैं, वो पीएचडी वाले हैं, डॉक्टरेट रखेंगे, है ना? उसके बाद हमारा झंझट खत्म हो जाता है। तो आपको कोई कहेगा थीसिस लिखो, तो आप बैठ जाओगे। थीसिस में क्यों लिखूंगा? ये तो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होता है। थीसिस इज फॉर डॉक्टरल रिसर्च, एंड डिसर्टेशन इज a very small study for undergraduate and master student. Now, the difference is what? डिफरेंस इज दैट थीसिस दरअसल किसी एक खास मौजू के आर्गुमेंट को उठाता है और उसके आखिरी मरहले तक जाता है। तो एक सफर तय करना होता है कि जो सवाल हमने उठाए हैं, जैसे ये कहा जाए कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट घटती जा रही है, और उसके बहुत सारे तनकीदी सवाल हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। अगर हमने ये मौजू उठाया है, तो मुझे दुनिया के सामने पेश करना है कि किस दौर में, किस वक्त में, किस इलाके में कैसे बेरोजगारी कम होगा। और ये सवाल से लेके पूरा आखिरी मरहले तक पूरी एक साइंटिफिक, तो जो आर्गुमेंट है, क्योंकि आपके पास आर्गुमेंट ऐसे भी हो सकती है कि वो जो ये कह रहा होगा कि बेरोजगारी घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है, तो हमें उन काउंटर आर्गुमेंट्स को रिस्पॉन्ड करना है, उसे जवाब देनी है, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए this is gives you a lot of time, extraordinary time to do research. इसीलिए दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में थीसिस लिखने के थोड़े बहुत साल मुख्तलिफ हैं, कहीं 4 साल, कहीं 3 साल, कहीं 5 साल, और कुछ लोग पूरी जिंदगी रिसर्च करते हैं और नहीं नहीं भी लिख पाते, छोड़ के चले जाते हैं। और डिसर्टेशन इज समथिंग व्हिच इज वेरी स्मॉल, प्रिसाइज, एंड इट इज फोकस्ड फॉर अटेनिंग अ डिग्री, जस्ट टू डिग्री। इसीलिए आप में से बहुत से लोग सीरियसली नहीं लेते, सोचते हैं 100 नंबर का मार्क्स तो है, निपटा लेंगे, राइट। और उसकी वजह से डिसर्टेशन बहुत कामयाब नहीं होता है। नाउ रिपोर्ट राइटिंग के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसे आपको देखने की जरूरत है। प्राइमरी कंसर्न हमारा क्या होता है? कंसर्न ये होता है रिपोर्ट लिखने में वो लॉजिकल, इसमें आर्गुमेंट हो, और वो क्रोनोलॉजिकली अरेंज। लॉजिक मींस क्या होता है? लॉजिक लफ्ज के मायने क्या है? numbers, orders. Order is closer to logic, but not numbers. Chronology is the ordering of number, but logic is something rational, simply rational, right? Not something, simply rational. वो तमाम चीजें जो दुनिया के सामने कही जाए तो उसको प्रूफ किया जा सकता, सही है, ये मेरी लॉजिक है इसके पीछे। और लॉजिक जरूरी नहीं है कि सभी लोग माने, लेकिन उस लॉजिक को प्रूफ करने की कुव्वत हो जो कह रहा हो, राइट। 2+2 4 है, मेरे पास वो हिम्मत हो कि मैं हर जगह प्रूफ कर पाऊं, राइट। अगर मेरे अंदर लॉजिक वो हिम्मत नहीं है तो मेरी लॉजिक फेल हो जाए। पीपल विल से नो नो, यू आर नॉट राइट। इफ आई से 2+2 is 4,
then I should prove from the theory that this is correct. Right? Already it is a theory. I should be aware about the entire process of proving 2 plus 2. Therefore, that is very important. Now, when you write a report, the importance is that you have to have one outline, एक framework होना चाहिए, एक तरीकेकार होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और उस स्ट्रक्चर को इस तरह से रखी जाए जो दरअसल पढ़ने वाले की क्यूरियोसिटी को जिंदा रखे। आप ये समझो, आपने पहले 4 पेज में लिख दिया, मेरे रिसर्च की फाइंडिंग लिख दी, आपने जो मेहनत की 3-4 महीने 6 महीने, and you just write entire conclusion in the first page, फिर आपके थीसिस पूरे 50 पेज को कौन पढ़ेगा? आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? पहले समरी ढूंढते हैं, राइट? आजकल जो कि इंटरनेट में मिलता है, हम पहले समरी ढूंढते हैं, देखो इसमें क्या है, क्यों 50 पेज पढ़ के हम अपना वक्त जाया करें? So we look for summary, very precise notes. When you look for that, you think आप तो समझ में आ गया, छोड़ो इसको क्यों? लेकिन दरअसल समरी आखिर में रखी जाती है, शुरू में सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है और बीच में उसके तमाम स्टेप्स रहते हैं। वो इसलिए रहता है ताकि पढ़ने वाले को एक-एक लम्हा हम इंट्रोड्यूस करें, हर एक अपने एक्सपीरियंसेस को इंट्रोड्यूस करें, हमारी मेहनत को इंट्रोड्यूस करें, हमारे उस नॉलेज परखने के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करें, then only you will say that you are structured in writing it, right? Otherwise nobody will read your reports. So first what we do, we structure it, outline बनाते हैं और उसके बाद उसको हम एक ड्राफ्ट की शक्ल देते हैं। ड्राफ्ट लफ्ज सुना आप लोगों ने? कितने लोग सुने? एक ड्राफ्ट है ना? कौन सा ड्राफ्ट? वो बैंक में मिलती है वो ड्राफ्ट, पैसे के लिए या कुछ और? पहली बार हम जब लिखते हैं वो आप जस्ट से लाउडली, आप ये नहीं सोचिए, आपको मुझे 90% मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम चीजें जो मैं कह रहा हूँ आपने देखा होगा, पढ़ा होगा और आपको मालूम है, लेकिन ये बस कनेक्ट करने की कोशिश है ताकि इसलिए 2.5 दिनों की मेहनत हमारी सफल हो पाए कि आप उस रिसर्च प्रोसेस के आखिरी स्टेप को समझ पाए। So when you structure the report in a such a way that everybody is curious about it, और वो क्यूरियोसिटी तभी होगी जब दूसरों से यूनिक होना चाहिए। तो कुछ न कुछ आप ऐसा लिखें, पढ़ने वाला लेगा अच्छा अगले पेज में देखता हूँ क्या है। So your research should be creating curiosity, no? A kind of suspense, a kind of retentions among the readers. So when you prepare the structure, you write a first draft, मैंने बहुत सारे स्लाइड हटा दिए जस्ट बताने के लिए। तो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, तो हम उसे एक बार लिखने के बाद कहते हैं फर्स्ट ड्राफ्ट। अब आप लोग अब जब रेजोल्यूशन लिखेंगे तो आपके सुपरवाइजर बोलेंगे ये पहला ड्राफ्ट है, फर्स्ट ड्राफ्ट है, ये मैंने पढ़ लिया, इसमें ये सारे सजेशंस हैं, हमारे कमेंट्स हैं, इसको फिर से आप रिवाइज करिए, इसको आप देखिए कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और आप फिर से लेकर आइए। तो आप कहेंगे अगर इसके बाद मेरा फाइनल ड्राफ्ट हो जाएगा तो ये आप और सुपरवाइजर के दरमियानी काम क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो आपको कहते हैं दूसरा ड्राफ्ट ही आपका फाइनल होगा या कहेंगे सेकंड ड्राफ्ट है, फिर वो कहेंगे थर्ड ड्राफ्ट है। तो क्या वो ड्राफ्ट चलता रहेगा 2-3-4 बार या पहली बार से वो आपको ये रिवॉर्ड मिल जाए कि हाँ इसके बाद तुम फाइनल लिख लो, हो जाता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी कोशिश और आपके स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है आपने कैसे इसे लिखा है। इसीलिए हम लिटरेचर रिव्यू तमाम चीजों को करते हैं ताकि लिखने की जो पूरी कोशिश है वो जल्दी जल्द हम पूरा कर पाए। नाउ रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग द रफ ड्राफ्ट, जो आपने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था वो उसे आप कहते हैं रफ ड्राफ्ट। तो कभी भी रिपोर्ट आप लिखो तो फाइल का नाम या कॉपी में लिख दो, ऊपर लिख दो फर्स्ट ड्राफ्ट और उसमें महीना तारीख लिख दो 30 अगस्त 2024, 30 अगस्त 2024 फर्स्ट ड्राफ्ट। तो हर फाइल में आप लिखिए डेट और ड्राफ्ट। रिपोर्ट लिखने की ये तमाम लर्निंग्स की, अगर आप डेट्स और ड्राफ्ट का नंबर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपका जो फाइनल ड्राफ्ट है वो फर्स्ट ड्राफ्ट बन जाए, क्योंकि बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा मैंने कौन सा सही लिखा था। लिखने में इतना खो जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं, इतना सीरियस हो जाते हैं, लास्ट में हम परेशान हो जाते हैं और हम कहते हैं यही फाइनल है, जो हो जाए, हमें नहीं काम करना इस पे, राइट? और आप तमाम चीजें जाके सुपरवाइजर को छोड़ देते हैं। तो आपने जो 6 महीने बेइंतहा कोशिश की थी, बड़ा खतरनाक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। Your efforts should bring a lot of benefits to your research, right? Therefore, you polish your research draft, you polish, rewrite them, and give them a
final draft, new draft with dates. That will be very useful. In the final draft, there are two things you should remember. फर्स्ट ड्राफ्ट में आप ग्रामर में सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को ग्रामर पे ज्यादा ध्यान नहीं देनी चाहिए। ग्रामर समझते हैं ना, है ना? हैदराबाद में हम लोग के लड़कियां भी कहती है मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अगर उसने लिख दिया कि मैं जा रहा था फील्ड वर्क में, तो सुपरवाइजर परेशान हो जाएगा कि भाई तुमने कैसे लिख दिया, या आपका कोई दोस्त पढ़ ले, आप कहेंगे क्यों लिख दिया, बहुत गलत है, पूरा पेज कटिंग करके। नो, डोंट गो फॉर ड्रामा। शुरुआती दौर में हम ग्रामर पे ध्यान नहीं देते, हम कंटेंट पे ध्यान देते हैं जो हमें हासिल हुआ रिसर्च में, उसको पेश करिए, फिर दोबारा उसको स्ट्रक्चर दीजिए। जब आपके सुपरवाइजर और आप खुद सेटिस्फाइड हो जाए कि आप मैं फाइनल स्टेज पे आ गया हूं, तब आप उसको उसकी जुबान भी पढ़ने लगे। आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपके और आपके रिसर्च गाइड के बीच में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, कि आप आमने सामने बात कर रहे होंगे, लेकिन आपकी थीसिस को, रिजर्वेशन को अगर मैं पढ़ रहा हूं जो मैं आपको जानता ही नहीं, लाइब्रेरी से उठाया और मैंने पढ़ लिया या ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया, और वहां पे ग्रामर दिखने लगे, मैं जा रहा था, मैं रहने वाला हूँ दूसरे इलाके का, तो कहेगा ये क्या है यार, दिस गर्ल इज राइटिंग अबाउट, जा रहा हूँ, राइट। तो पूरा अटेंशन जो रीडर का कहां चले जाएगा, हो जाएगा ग्रामर की तरफ, लैंग्वेज की तरफ, कंटेंट में नहीं जा रहा, उसकी इतनी मेहनत हुई है, शिद्दत की मेहनत हुई है, उस पर नहीं जाएगा। तो आखिरी मरहले में हमें लैंग्वेज, ग्रामर, उसकी इंट्रिकेसीज, उसका फ्लो, ये सब देखना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ, अक्सर हम कहते हैं कि आखिरी जब लिख लेते हो तो किसी ऐसे स्टूडेंट को दिखा दो, दोस्त को, जो जिसे लैंग्वेज अच्छी आती है, वो आपकी लैंग्वेज ठीक कर देगा। डोंट टेल देम दैट हमारा कंटेंट चेंज करना, सिर्फ ये बोलना है ग्रामर और लैंग्वेज ठीक करना, उनका काम कंटेंट ठीक करना है, वो रिसर्चर और सुपरवाइजर का काम है, राइट। सो दैट्स व्हाट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो इवन इन मानो there are several theses which has come sometimes only because of grammar and spelling mistakes. ग्रामर देख के एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है हर जुमले में अगर ग्रामर की देता है, so that is very important। कभी भी इसे आप नहीं समझे कि कोई बात नहीं चलेगा, it has to be very very carefully examined and rewritten with the correct language। now preparation, जब रिपोर्ट की फाइनल हो जाती है तो हम एक और उसमें मरहला होता है जिसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में क्या फर्क है, आपने सुना होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस? ओके, सो बिब्लियोग्राफी समथिंग जिसे और तमाम रिसर्च, वो तमाम चीजें जो आपने पढ़ी हैं, एनीथिंग यू हैव रेड इज एंड व्हिच मे बी यूजफुल टू क्रिएट सम आइडिया, टू कंस्ट्रक्ट सम आइडिया टू योर नॉलेज, दैट कुड बी बिब्लियोग्राफी, but you have not used them indirectly in your research। और रेफरेंस क्या है? रेफरेंस दरअसल वो डायरेक्ट रीडिंग से जिसे आपने इस्तेमाल किया अपने रिसर्च में। ओके, सो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, वहां भी केयरफुल रहना है कि आप रेफरेंसेस को रेफरेंस में लिखें जिसे आपने पढ़ा है और इस्तेमाल किया है, और वो बिब्लियोग्राफी अलग सेक्शन बनाएं अगर जरूरत है कि मैंने ये किताबें भी पढ़ी है, लेकिन इसका इस्तेमाल डायरेक्टली हमने रिसर्च के रिपोर्ट में सोर्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया है, राइट। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। we have discussed about that, but quickly if you see that research की significance ये है, research मैंने कहा पहले ही बिना लिखे हुए कंप्लीट नहीं हो सकता, और वो तभी होती हैं जब उस रिपोर्ट को कोई ऑथेंटिकेट करता है, कहता हाँ फाइनल है। सो व्हाई डू यू गो टू गेट सिग्नेचर फ्रॉम द सुपरवाइजर? हम सब जाते हैं सुपरवाइजर से साइन कराने के लिए, अगर सुपरवाइजर ने साइन नहीं किया तो वो रिपोर्ट नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि उस रिसर्च के बारे में ज्यादा जानने वाले मेंटर्स की ऑथेंटिसिटी चाहिए, राइट। तो किसी तरह के कुछ ऐसे रिसर्च जिसमें कमेटी करती है, कहीं सुपरवाइजर करते हैं, कहीं एक बॉडी होता है, कहीं एक कमीशन होते हैं, बहुत तरह के रिसर्च होते हैं, लेकिन उसकी एक ऑथेंटिसिटी के लिए वो बॉडी अप्रूव करती है, हाँ ये रिसर्च इसने किया है। और आप मानू के स्टूडेंट हैं, उस्मानिया के एक स्टूडेंट है, तो आप लिखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, मौलाना नेशनल यूनिवर्सिटी। Why do you write that? It authenticize the research report which you have already drafted. Okay, research should not be very lengthy, and largely research which is for dissertation, it should be very very small in nature। I let me move। दो तीन चीजें इसको थोड़ा क्विकली आप देखो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, जनरल रिपोर्ट्स और रिसर्च में
फर्क हमेशा आप ध्यान में रखना, बार बार आप ध्यान रखना जब आप लिख रहे होंगे, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का एक रिसर्चर हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, so you have to be very careful about writing on any of the things you want to do that, and always remember, no, if you see this, it was interesting. President leaves for SARC means Devanagari for begin of his book by K. Reddy to be released. This is a report by journalist. But when we ask you to write something, you will not write like this. This will be very different. Newspaper reports, factual reports are very different. Academic research is very different, which we have to keep in mind. So, what will be format? We are coming to the last stage in 5 minutes. You see, a report should have what they should have title of the report, right? टाइटल का मतलब होता है एक पेज होना है और पेज पे रिसर्च का टाइटल होना चाहिए। रिसर्च किस लिए किया आपने, एमए के कोर्स वर्क का, वेदर इट वाज अ पार्ट ऑफ द एमए डिग्री, एनी मास्टर्स डिग्री, एंड हु हैज सुपरवाइज्ड द पर्सन, व्हेन डिड यू सबमिट, उस साल और महीने को लिखना है, किस इदारे से, किस डिपार्टमेंट से आपने किया है ना, किस डिपार्टमेंट से किया है, कौन मेंटर था आपका और किस साल आपने किए, वो एक पेज में आना चाहिए। फ्रंट पेज शुड हैव अ टाइटल, हम कहते हैं टाइटल पेज, फ्रंट पेज। फ्रंट पेज मैंने ये सारे स्लाइड्स अभी बनाया थोड़ी देर पहले, तो आई हैड दोस काइंड ऑफ, लेकिन वो दिखा नहीं सकता मैं, वो दैट वाज नॉट, दैट डिडंट कम। सो टाइटल पेज आप देखेंगे तो आपको दिखेगा क्या है, इसने लिखा है, कौन सुपरवाइजर है, कहां सबमिट हुआ, किस साल में हुआ, क्या रिसर्च का टाइटल है, so that is there. Now then you have preliminary क्या होता है, title of the report, table of contents. When you write any report, content means क्या होता है, पहला टाइटल पेज के बाद दूसरे पेज में कुछ एक ऐसा पेज होता है जहां पर ये बताते हैं कि अंदर 50 पेजेस में क्या होगा, राइट? सो यू राइट देयर अबाउट व्हाट, यू राइट फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट होगा, एक्नॉलेजमेंट, रिसर्च रिपोर्ट शुड हैव एक्नॉलेजमेंट, आपने बहुत लोगों की मदद लिया होगा, यू शुड एक्नॉलेज दैट। वो अनएथिकल है अगर आपने किसी की मदद ली है और उसका जिक्र नहीं किया, आपके दोस्त ने आपको 1000 रुपए दिए फील्ड वर्क में जाने के लिए, और इफ यू डोंट एक्नॉलेज योर फ्रेंड दैट without his support this field work was not possible, फिर वो अनएथिकल है, वो एथिक्स ऑफ रिसर्च में नहीं है। यू शुड आल्सो एक्नॉलेज सब्जेक्ट जिस पर आपने रिसर्च किया है, जिससे आपने इंटरव्यू लिया है, जिन लोगों ने आपको मदद किया है, जिन्होंने आपको वक्त दिया है, वो तमाम चीजें एक्नॉलेजमेंट में जाती हैं, और आप अपने घर परिवार दोस्तों का भी जिक्र करते हैं अगर आपकी मदद की है, वहां पर एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए पूरे रिसर्च सिनॉप्सिस में। उसके बाद बॉडी, मेन रिपोर्ट का बॉडी क्या होता है, this is when you write a report, you should write a chapter on introduction, research का प्रोडक्शन क्या है, ये टॉपिक क्यों लिया आपने, उस टॉपिक के बारे में काम कितना हुआ है, कितने लोगों ने काम किया है, तमाम चीजें आपको बताना है, और why you are doing this research, right? You have to introduce that, and when you start doing that, फिर आपको ये कहा जाएगा आप लिटरेचर रिव्यू भी लिखें, आपके रिसर्च करने के पहले कितने लोगों ने रिसर्च कर लिया है उसको आपको पढ़ना पड़ता है। Those are all secondary literature, right? All those publications, किताब, article, literature, तमाम की शक्ल में you have to write that, and you have to also now spell out there, पहले ही बताना है मेथोडोलॉजी क्या होगी। अब आपको याद है मेथोडोलॉजी की कितनी अहमियत होगी, पूरी प्रोसेस बतानी है, आप क्या करने वाले हैं, आपने क्या किया था। इसलिए कल प्रोफेसर अनुरेखा कह रही थी, या somebody was telling you, इंट्रोडक्शन हमको रिवाइज भी करना पड़ता है। इंट्रोडक्शन तो पहले लिख लेते हैं, जब आप कंक्लूजन लिखेंगे इंट्रोडक्शन फिर से रिवाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि फिर मालूम चलता है जो मैंने पहले सोचा था वो कुछ बदल गया है फील्ड वर्क में, और जो कंक्लूड किया है और फर्स्ट चैप्टर में कनेक्शंस नहीं है। तो आपने रिसर्च किया है हैदराबाद में और आप दिल्ली की कहानी लिखने लगेंगे तो कैसे समझ में आएगा किसी को, राइट? वो रिसर्च रिपोर्ट को खारिज किया जा सकता है, इट कैन बी डिस्कार्टेड या ग्रेड नहीं मिलेगी। सो मेथोडोलॉजी बताना है, पूरा रिसर्च का प्रोसेस बतानी है, एंड देन यू शुड आल्सो, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हिच यू विल गिव डिफरेंट नेम्स, उसके अलग-अलग नाम देते हैं। डिसर्टेशन में बहुत ज्यादा चैप्टर्स की जरूरत नहीं है, आपको डिस्कशन लिखना है। डिस्कशन क्या है? डिस्कशन दरअसल बातचीत है आपके रिसर्चर का रिसर्च सब्जेक्ट के बारे में।
जो आपने डेटा हासिल किया है, जो प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा है, आपका उनके साथ में डिस्कशन है। what were the questions you had in your mind and how those questions are important in your research। तो आपको वो लिखना है तरीके से, उसे हम डिस्कशन कहते हैं। आपने ये देखा होगा कई बार चौराहे में चाय की दुकान पे आप बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप सभी लोग आके शामिल हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 10-12 ज्वाइन करते हैं, जब तक कि वहां पर स्पेस रहती है। और वो इसलिए ज्वाइन करते जाते हैं, कुछ ऐसी बात हो रही होती है जिसको इंटरेस्टिंग सबको लगने लगता है, तो एवरीवन स्टार्ट्स कमिंग एंड जॉइनिंग, राइट। सो व्हेन एनीथिंग इज रिटन एंड इट हैज टू बी डिस्कस्ड, किसी मौजूद पे आपने रिसर्च किया है, इट हैज टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल। हुआ क्या दरअसल, कैसे हुआ, रिमेंबर सोर्स, how, why, what, where, who, right? So all those aspects has to be explained and those comes into the discussion. So discussion in dissertation will be only in one chapter, but in research thesis में हम कई chapters में से अलग-अलग टाइटल देके लिखते हैं। डिस्कशन करने के बाद लगता है अब हमने रिसर्च की पूरी बातें अपने सामने लिख दी हैं, मेरा झंझट खत्म, नाउ आई एम टायर्ड, सो लेट अस कंक्लूड दिस चैप्टर, राइट। सो यू गो टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन इज समथिंग व्हिच यू फाउंड इनटू द रिसर्च, जो आपने हासिल किया है, दूसरों ने नहीं। रिसर्चर ने फील्ड में जाने के बाद, वापस घर आने के बाद, अपने इंस्टीट्यूशन में आने के बाद जो हासिल किया है उसे लिखा, और लिखने के बाद वो कहता है चलो अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन should be something which should reflect every chapter, everything about the research। और यही सब ढूंढते रहते हैं आजकल, है ना। हम सब क्या करते हैं, गूगल में सर्च इंजन में जाते हैं, ढूंढते हैं किसी मौजू पे, और we try to find out conclusion of the research, summary of the research। Why? Because we believe that each conclusion is the crux of the entire research, right? So everybody is, आप आंख बंद करके उसको उठा लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जिसने भी डिसर्टेशन लिखा है पूरे इस प्रोसेस के जरिए गुजरा होगा और बड़ी मेहनत की होगी, चलो थोड़ी चोरी कर लेते हैं। So what people do these days, they just copy those findings, which is a reliable outcome of any research। Conclusion is not nothing very bad, nothing very non-serious, it is a very serious outcome of the research and which can be relied upon। इसीलिए आप लोगों ने सेमिनार में कभी देखा होगा, आखिर में बहुत टाइम जब खत्म होता है तो चेयरपर्सन बोलते हैं बस कंक्लूड करो, पेपर का कंक्लूजन बता दो। क्यों? कंक्लूजन से समझ में आता है कि आपने पूरा रिसर्च कैसे किया, राइट। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू राइट कंक्लूजन। रिसर्च के हर पहलू को वहां पर कम लफ्जों में, प्रिसाइज तरीके से, अच्छी जुबान में पेश करना है, ताकि पढ़ने वालों को मालूम हो रिसर्च की अहमियत क्या है। कभी कभी सोशल साइंसेस में, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कुछ रिकमेंडेशंस भी है कि हमने देखा और इसके कुछ समाधान भी हैं, कुछ इसके सॉल्यूशंस भी हैं। तो आप सॉल्यूशंस लिखना चाहते हैं, आप रिकमेंडेशन देना चाहते हैं आने वाले रिसर्च करने वाले लोगों के लिए, या समाज के लिए, या पॉलिसी बनाने वाले उन तमाम ऑफिशियल्स के लिए, सरकार के लिए, मेरा रिसर्च आपके काम आएगा। ये कुछ बातें हैं जो आप थोड़ा नोट कर लें और मेरे रिसर्च के रेलेवेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन ऑलवेज गिव दैट, बट रिकमेंडेशंस आर नॉट मैंडेटरी। हमारा काम है सवाल उठाए थे, सवाल के कंक्लूजन। सोशल साइंस जो रिकमेंडेशंस आते हैं, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च वी डू। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। व्हाट इज अपेंडिक्स? यस, जो आपका टूल है, टूल क्या है जिसके जरिए आपने डेटा हासिल किया है। तो कैसे पता चलेगा बाहर वाले लोगों को आपने कैसे रिसर्च किया था? तो हम जो है उन टूल्स पे इंटरव्यू शेड्यूल को, केस स्टडी के सवाल को, की इन्फॉर्मेंट्स के सवाल को, कुछ फोटोग्राफ दिखाएंगे कि मैं फील्ड में बैठा हुआ हूँ, डेट के साथ में फोटोग्राफ लिया हुआ है। आप उन सबको अटेंडेंस में अरेंजमेंट के साथ कर सकते हैं, और उसका जिक्र टेबल ऑफ कंटेंट में बताना है शुरू में। इसमें पिक्चर्स भी है, इसमें टूल्स भी है, इसमें कुछ फील्ड के बारे में डेटा भी है, और कुछ ऐसी चीजें जो आप लिख नहीं सकते थे उसको सिर्फ डिस्क्लोज कर दिया, तो आप अपेंडिक्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से आपका डिसर्टेशन तैयार हो जाएगा असेसमेंट के लिए, अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए। अब लेकिन
जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छे रिसर्च को सबसे अच्छा मार्क्स मिले, इसको कनेक्ट मत करना। सबसे अच्छा रिसर्च करने वाले को कभी कभी सबसे कम मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वो एक दूसरी दुनिया की चीज है, राइट। दैट इज ऑल अबाउट हाउ यू राइट। बट सबसे अच्छा रिसर्च वो रहेगा जिसे जितने ज्यादा लोगों ने पढ़ा हो और अपने रेफरेंस में फिर से इस्तेमाल किया हो। कि उनके रिसर्च को, आपका नाम क्या है? इरफान। इरफान का डिसर्टेशन अगर 100 लोगों ने फिर से पढ़ा, वही जिंदा है। और जिसको किसी ने नहीं पढ़ा उसे 100 में 100 मार्क्स मिला है, वो रिसर्च कामयाब नहीं है। वही रिसर्च कामयाबी से इसकी साइटेशंस बढ़ती जाती है। ओके, सो विद दैट आई स्टॉप हियर। बस 5 मिनट है आपके पास। 1 बजे खत्म करना है, जैसा कि बुक मिला है ऑर्गेनाइजर से। तो कुछ सवाल अगर आपके पास है, डाउट से, तो आप बता सकते हैं। आई कैन आंसर यू। जी, जोर से बोलिए। रिसर्च में, डिसर्टेशन में अगर आप इंटरनेट के सोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल है। अनएथिकल, यस। मेरा एक और स्लाइड था पूरा, इसमें एथिक्स भी था, लेकिन अब आपको मालूम है कि कुछ नहीं हो सकता। एथिक्स पे एक और सेशन हमने रखना था, लेकिन ये हो नहीं पाया। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स किसे कहते हैं? जिसे आपको खुद बचपन में, व्हेन वी आर बोर्न इन अ फैमिली, बताई जाती है ये सही है ये गलत है ना। हर फैमिली में बताया जाता है दिस इज गुड दिस इज बैड। और पूरी जिंदगी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, ओल्ड हो जाते हैं, फिर बच्चे बूढ़ों को बोलते हैं ये गलत है वो सही है ना। इवन चिल्ड्रन टेल देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी को बोलते हैं, नानी को बोलते हैं कि ये गलत कर रहे हैं आप, सही है। सो एवरीबॉडी कीप टेलिंग इन द सोसाइटी व्हाट इज बैड व्हाट इज गुड, राइट। इसका मतलब एक एक स्टैंडर्ड समाज ने बनाया हुआ है क्या सही है क्या गलत है। और वो हर समाज में मुख्तलिफ हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। रिसर्च में ये स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में एक जैसा है। बॉम्बे के लोग, बड़े लोग कहते हैं तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। और उर्दू की तहजीब में बड़ों को तुम में नहीं इस्तेमाल किया जाता है, आप तशरीफ ला रहे हैं या नहीं ला रहे। अरे तुम तशरीफ ला रहे हो तो कुछ लोग तो घर से बाहर निकाल देंगे। इससे ज्यादा बेहुदा कोई इंसान नहीं है, जुबान तक नहीं मालूम। वाई? बिकॉज हर समाज की जुबान और वहां की मोरालिटी, और वो मोरालिटी स्टैंडर्डाइज कैसे होता है वो मुख्तलिफ है। रिसर्च में एथिक्स एंड मोरालिटी पूरी दुनिया में एक जैसी है। तो आपने किसी चीज को, किसी के सोर्स का इस्तेमाल किया है, तो वो बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिना क्रेडिट के। अगर आपने उसका इस्तेमाल किया है, इसमें लिखा हुआ है, ये यहाँ कुछ दिख रहा है आपको इस स्लाइड में? जल्दी बोलो, आप दिख रहा है? What do you see? What I have written there? PPT not to be quoted, right? If you quote, you have to acknowledge it. आप सब, हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट जब चलता है फोटो लेते रहते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, और बिना बताए हुए कि डॉक्टर विवेकानंद सर का स्लाइड है, तो आप बिना एक्नॉलेज किए हुए आपने अपने स्लाइड में लगा दिया, राइट। दिस इज अनएथिकल। ये वैसा ही है जैसे किसी के घर में रात में चोरी करना और दिन में चोरी करना, चोरी चोरी है। तो आप यहाँ करें या इंटरनेट से करें, वो चोरी है। दिस इज अनएथिकल इन रिसर्च, राइट। सो ये मोरालिटी और अखलाकियात ये कहता है जो काम आप करें उसको बताएं कि मैं ये कर रहा हूँ। चोरी तो बता के कोई नहीं करता है ना, रिसर्च बता के करते हैं। तो जब हम रिसर्च करेंगे, हर एक के बारे में बताएंगे। 30 अगस्त 2024 को मैंने एक स्लाइड लिया था जो इस सेशन में चल रहा था, और वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, राइट। सो एवरी सोर्सेज यू हैव टू एक्नॉलेज। और आप डेट के साथ बताएं, इंटरनेट से जब भी कोई चीज लिया आप डेट लिखें, फला तारीख को। टाइम भी अगर आपके पास है, टाइम भी लिखें, क्योंकि अगले दिन वो बदल जाएगा, अनएथिकल हो जाएगा वरना। और कुछ लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है तो भी अच्छा है, क्योंकि वक्त हो रहा है। सो I think you should also read what is ethics. I wanted to tell you, but quantitative research ज़्यादा जरूरी था, इसलिए हमने शायद साहब से गुजारिश की थी कि वो क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा डिस्कस करें। बट ये वो एरिया है, रिसर्च एंड एथिक्स, जिसको हम सबको पूरी जिंदगी याद रखनी चाहिए। ये वैसे ही है जैसे हम धोखा दें किसी को, ये वैसे ही है जैसे किसी को पॉकेट से वॉलेट का सीजरिंग कर दें, ये वैसे ही है किसी घर में चुपके से चोरी कर दें। रिसर्च में एथिक्स एंड मोरालिटी उसी स्टैंडर्ड का है कि आप जो भी काम करें
सबके सामने बताकर अपने रिसर्च में उसका एक्नॉलेज करके, वही अखलाक है, वही एथिक्स का स्टैंडर्ड है, और ये फिलॉसफी हमारी जिंदगी का हिस्सा भी होनी चाहिए। वैसे ये जैसे घर में चोरी को चोरी कहा जा रहा है, यूनिवर्सिटी में हम कहते हैं आपने कुछ भी किसी का लिया है तो चोरी है, हमें उसके बारे में बताएंगे। और इसको अगर आप ध्यान ये रखते हैं, बहुत से लोगों की डिग्री कैंसिल हो जाती है। अगर यूरोप जाएंगे अच्छे इदारों में, हिंदुस्तान में भी अगर कई किसी भी जगह में पकड़ी गई आपकी रिसर्च में चोरी पाई गई, तो आपकी डिग्री वापस ले सकता है यूनिवर्सिटी। क्योंकि अगर किसी ने कहा कि इसने चोरी किया है मेरे किताब को, किसी आर्टिकल को आपने आर्टिकल में नाम बदल दिया, छाप दिया, तो आपकी नौकरी चली जा सकती है। एथिक्स एंड मोरालिटी इज वेरी वेरी सीरियस मैटर। हिंदुस्तान में इतनी आबादी है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कितने लोगों की जिंदगी खराब हो रही है जब वो पकड़े जाते हैं, right? Because population is very large, so we should be very careful. I'm sure that you will be reading, benefiting. This slide I can share you if you want. I can share you. हालांकि तमाम चीजें इंटरनेट पर आपको बहुत सारा तादाद में मिल जाएंगी. If you want, I can share you. So thank you so much. I wish you all the best, and I also invite you to attend the